नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं ह्रास एवं अन्य प्रावधान, डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस। ह्रास एवं अन्य प्रावधान। तो हमने बात की थी कि व्यापार एवं पेशे की आय में से जो संपत्तियां हैं, संपत्तियों के संबंध में ह्रास की कटौती दी जाती है। तो आय कमाने के लिए जो भी संपत्तियां काम में ली गई है, उन संपत्तियों के संबंध में ह्रास की कटौती दी जाती है। तो व्यवसाय में मुख्य रूप से दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां। और हमने बात की थी कि मूर्त संपत्तियों को जो है तीन समूहों में विभक्त किया गया है, भवन, फर्नीचर एवं फिटिंग्स, और तीसरा प्लांट एवं मशीन। इन तीनों को फिर अलग अलग उप समूहों में बांटा गया है और उन पर अलग अलग ह्रास की दरें जो है स्वीकृत की गई है। डेप्रिसिएशन की रेट्स अलग अलग स्वीकृत की गई है, जिनकी हम बात कर चुके हैं। और हमने बात की थी अमूर्त संपत्तियों के संबंध में। तो अमूर्त संपत्तियों में हमने बात की थी कि अमूर्त संपत्तियां तकनीकी ज्ञान, फ्रेंचाइज, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारी जो है अमूर्त संपत्तियां हैं और इन पर जो है सभी पर 25% की दर से जो है ह्रास की कटौती स्वीकृत की जाती है। तो इन सब की हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास तक। आज हम बात करेंगे कि जो प्लांट एवं मशीन है, इस प्लांट एवं मशीन पर अतिरिक्त ह्रास की कटौती दी जाती है, एडिशनल डेप्रिसिएशन की कटौती भी स्वीकृत की जाती है। तो प्लांट एवं मशीन पर अतिरिक्त ह्रास की कटौती। भवन पर जो ह्रास की दरें थी उसकी हमने बात कर ली थी। फर्नीचर एवं फिटिंग्स पर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो भी हम पढ़ चुके हैं, और प्लांट एवं मशीन पर जो ह्रास की दरें हैं उसकी चर्चा भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो जो सामान्य दरें हैं, जो समूह बने हुए हैं प्लांट एवं मशीन के संबंध में ह्रास की दरों के लिए, उनके अलावा जो है अतिरिक्त ह्रास की कटौती भी दी जाती है प्लांट एवं मशीन पे। कब दी जाती है? कोई करदाता जो किसी पदार्थ या वस्तु के निर्माण एवं उत्पादन कार्य में संलग्न है, उसे गत वर्ष में खरीदी एवं प्रयोग की गई नई प्लांट एवं मशीन के संबंध में 20% की दर से अतिरिक्त ह्रास की कटौती दी जाती है। अतिरिक्त ह्रास की कटौती प्लांट एवं मशीन के संबंध में निर्माता या उत्पादनकर्ता को मिलेगी। कब मिलेगी? जब वो गत वर्ष में कोई नई प्लांट एवं मशीन खरीदता है और उस प्लांट एवं मशीन का गत वर्ष में वो प्रयोग करता है। तो अगर कोई निर्माता या उत्पादन करता है जो गत वर्ष में कोई नई प्लांट या मशीनरी खरीदता है और उसका प्रयोग करता है, तो उस पर नई प्लांट या मशीन पर 20% की दर से अतिरिक्त ह्रास की कटौती दी जाती है। ये जो अतिरिक्त ह्रास की कटौती है
ये केवल उत्पादन कार्य में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीन तथा उत्पादन कार्य में सहायक प्लांट एवं मशीन के संबंध में दी जाती है। तो ये जो अतिरिक्त ह्रास प्रकृति है, ये कौन से प्लांट एवं मशीन पर दी जाती है? जो प्लांट और मशीनरी जो उत्पादन कार्य में प्रयुक्त हो रहा है या फिर उत्पादन कार्य में जो सहायक है प्लांट एवं मशीनरी, उसी प्लांट एवं मशीनरी पर 20% की दर से अतिरिक्त ह्रास की कटौती दी जाती है। अगर कोई एसी या फिर कोई प्लांट अगर कोई कार्यालय भवन में स्थापित किया जाता है तो उसके संबंध में अतिरिक्त ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उत्पादन कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जा रहा और उत्पादन कार्य में ऐसा प्लांट एवं मशीन सहायक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कारखाना भवन में कोई एयर कंडीशनर, कोई कूलर या फिर कोई प्रदूषण नियंत्रण करने वाली मशीन या फिर कंप्यूटर अगर कारखाना भवन में लगाया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो प्लांट एवं मशीन है वो उत्पादन कार्य में सहायक है, सहायता पहुंचा रहा है। तो ऐसे प्लांट एवं मशीन पर जो उत्पादन कार्य में सहायक है या फिर उत्पादन कार्य में प्रयुक्त हो रहे हैं, केवल उन्हीं प्लांट एवं मशीन पर जो है अतिरिक्त ह्रास की कटौती 20% की दर से दी जाती है। वस्तु के निर्माण और उत्पादन से हमारा तात्पर्य ये है कि वस्तु का नया स्वरूप हो जाना चाहिए। कच्ची सामग्री से जो तैयार माल बनता है तो वस्तु का एक नया स्वरूप हो जाना चाहिए। निर्माता जब इनपुट कच्ची सामग्री के रूप में इनपुट डाले और फिर प्रोसेसिंग हो और फिर एक आउटपुट तैयार हो जो इनपुट से बिल्कुल ही अलग हो, एक नई वस्तु का निर्माण हो, उसी को निर्माता या उत्पादनकर्ता कहा जाएगा या फिर वस्तु का निर्माण या उत्पादन ऐसी वस्तु को कहलाएगा। तो जो करदाता इस प्रकार का कार्य करता है, जो किसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन करता है, केवल उसी करदाता को ही जो है अतिरिक्त ह्रास की कटौती प्लांट या मशीन के संबंध में दी जाती है। अब जो नई मशीन खरीदी है गत वर्ष में और उसको प्रयोग में लिया है व्यवसाय में, तो अगर ये नई मशीन नई नया प्लांट एवं मशीन यदि 180 दिन से कम दिनों के लिए गत वर्ष में प्रयोग हो, तो अब ये जो गत वर्ष में नया प्लांट और मशीन खरीदा है और ये नई प्लांट एवं मशीनरी अगर गत वर्ष में 180 दिन से कम दिनों के लिए प्रयोग हो, तो फिर अतिरिक्त ह्रास की 10% की कटौती दी जाएगी। हम जब पढ़ रहे थे, जब पहली क्लास थी हमारी ह्रास एवं अन्य प्रावधान के संबंध में, तो उसमें हमने बात की थी कि अगर कोई संपत्ति गत वर्ष में खरीदी जाती है और गत वर्ष में ही प्रयोग में लाई जाती है और ऐसी संपत्ति अगर गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो फिर उस पर सामान्य ह्रास की जो दर है उस दर का 50% ही कटौती ह्रास की कटौती स्वीकृत की जाती है। तो यहाँ पर भी यही नियम लागू होता है कि जो गत वर्ष में नई प्लांट एवं मशीन खरीदी है और वो प्लांट एवं मशीन अगर गत वर्ष में 180 दिन से कम दिनों के लिए प्रयोग में आई है, तो फिर अतिरिक्त ह्रास की कटौती जो है कि दर का 50% ही ह्रास स्वीकृत होगा। यानी कि जो 20% की दर है, तो ऐसी स्थिति में जहां पर प्लांट एवं मशीन 180 दिन से कम अवधि के लिए काम में आई है, तो वहां पर अतिरिक्त ह्रास की 10% की ही कटौती दी जाएगी। लेकिन हमको जो नई प्लांट और मशीन खरीदी है उस पर पूरी 20% की दर से अतिरिक्त कटौती स्वीकार करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि गत वर्ष में तो 10% की दर से अतिरिक्त ह्रास की कटौती दे दी जाएगी और इस गत वर्ष के जो अगला तुरंत वर्ष होगा उस वर्ष में जो शेष रही
10% की कटौती, अतिरिक्त ह्रास की कटौती दे दी जाएगी। तो इस प्रकार 20% की पूरी कटौती, अतिरिक्त ह्रास की पूरी कटौती इस नए प्लांट या मशीन के संबंध में दे दी जाती है। एक चीज और यहां पर ध्यान रखनी है कि जब कटौती दी जाएगी, जब कटौती दी जाती है तो यहां पर दो दरें होंगी, एक तो सामान्य ह्रास दर और दूसरी होगी अतिरिक्त ह्रास दर। तो इस प्लांट मशीन पर अब दो प्रकार के ह्रास की कटौती दी जाएगी, एक तो सामान्य ह्रास दर के आधार पर और दूसरी अतिरिक्त ह्रास दर के आधार पर। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि ये जो निर्माता है, उत्पादन करता है, इसने गत वर्ष में कोई 1 लाख रुपए का प्लांट खरीदा और अब इस प्लांट पर जो सामान्य ह्रास की दर है 15% और इस प्लांट का उपयोग 180 दिन से अधिक अवधि के लिए हुआ है, तो इस जो प्लांट है, इस प्लांट पर अतिरिक्त ह्रास की दर होगी 20%। तो ह्रास की गणना कैसे की जाएगी? तो इस पर इस 1 लाख रुपए पर 1 लाख रुपए का 15%, 15,000 सामान्य ह्रास दर, ये सामान्य ह्रास दर है और ये अतिरिक्त ह्रास दर है इस प्लांट पर, 1 लाख रुपए के प्लांट पर। तो इस 1 लाख रुपए के प्लांट पर सामान्य ह्रास दर से 15%, इसका 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा और इस 1 लाख रुपए पर 20% की दर से 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो सामान्य ह्रास की या फिर अतिरिक्त ह्रास की कटौती देते समय एक दूसरे का ध्यान नहीं रखा जाता। प्लांट की जो वास्तविक लागत है उस पर सामान्य ह्रास दर से कटौती दे दी जाती है और प्लांट की वास्तविक लागत पर ही अतिरिक्त ह्रास दर की कटौती दे दी जाती है। तो इस एग्जांपल में 1 लाख रुपए पर सामान्य ह्रास होगा 15,000 का और एडिशनल डेप्रिसिएशन अतिरिक्त ह्रास होगा 20,000 रुपए का। अब जो ये सामान्य ह्रास की दर है 20%, ये कुछ स्थितियों में ये 35% हो जाती है। 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर। अब ये जो सामान्य ह्रास की दर है ये 35% हो जाती है प्लांट एवं मशीन पर अतिरिक्त ह्रास कटौती। अब अगर यदि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग की स्थापना की जाती है तथा 1/4/2015 के बाद, लेकिन 1/4/2020 से पहले कोई नया प्लांट एवं मशीन कोई नई प्लांट या मशीन खरीदी जाती है तो अतिरिक्त ह्रास की दर 35% होगी। हमने बात की थी कि अगर कोई करदाता जो किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण में लगा हुआ है और वो गत वर्ष में कोई नई प्लांट एवं मशीन खरीदता है तो उस पर अतिरिक्त ह्रास की दर 20% होती है, उसको 20% की दर से अतिरिक्त ह्रास की कटौती दी जाती है। लेकिन अगर ऐसा करदाता इन 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार तथा पश्चिम बंगाल,
इन 4 राज्यों में सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में अगर कोई नए उद्योग की स्थापना करता है और वहां पर उस नए उद्योग में 1/4/2015 से के बाद लेकिन 1/4/2020 से पहले कोई नई प्लांट या मशीन खरीदता है तो उस पर अतिरिक्त ह्रास की दर 35% होगी, ना कि 20%। और इस नए प्लांट या मशीन के संबंध में ये जो अवधि वाला नियम है ये लागू होगा। अगर ये नया प्लांट और मशीन 180 दिन से कम अवधि के लिए अगर प्रयोग किया जाता है तो फिर जो ये ह्रास की दर है इसका 50% ही ह्रास स्वीकृत होगा, यानी कि 35% की जगह 17.5% ही जो है ह्रास स्वीकृत होगा। और जो बचा हुआ शेष 17.5% जो ह्रास है वो तुरंत अगले वर्ष में इस नए प्लांट या मशीन पर स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो अतिरिक्त ह्रास के संबंध में 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पहला कि ये जो अतिरिक्त ह्रास है केवल वस्तु के निर्माता या फिर उत्पादनकर्ता को दिया जाएगा और अतिरिक्त नई मशीन खरीदने, नई प्लांट या मशीन का खरीदने और उसके प्रयोग करने पर 20% की दर से दिया जाएगा। और ऐसा जो अतिरिक्त ह्रास है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, वो केवल उत्पादन कार्य में प्रयुक्त प्लांट या मशीनरी या फिर उत्पादन में सहायक प्लांट या मशीनरी पर ही मिलता है। तीसरा पॉइंट है कि ये जो नया प्लांट या मशीनरी है अगर ये गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग में हुआ है तो फिर जो अतिरिक्त ह्रास है उसका 50% ह्रास स्वीकृत किया जाएगा। तो 20% की स्थिति में 10% होगा और 35% की स्थिति में ये 17.5% होगा। चौथा, अगर जो 4 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के जो सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में अगर कोई नए उद्योग की स्थापना की जाती है और इन उद्योगों में 1/4/2015 से लेकर 1/4/2020 के बीच में अगर कोई नए प्लांट या मशीनरी खरीदा जाता है तो अतिरिक्त ह्रास की दर जो है 35% होगी। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जो संपत्तियां हैं, मूर्त और अमूर्त संपत्तियां, उन पर जो है उनको अलग अलग समूहों में बांट लिया जाता है और उन समूहों पर फिर जो है अलग अलग ह्रास की दरें निर्धारित की गई हैं। उन ह्रास की दरों के आधार पर उन पर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता है। और फिर हमने बात की थी कि कुछ अतिरिक्त ह्रास की कटौती भी दी जाती है प्लांट या मशीन के संबंध में, उसके संबंध में भी क्या प्रावधान है वो प्रावधान हमने पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ह्रास की दरें निर्धारित की गई है उनके आधार पर किस प्रकार ह्रास की गणना की जाती है, स्वीकृत ह्रास की गणना किस प्रकार की जाएगी। स्वीकृत ह्रास की राशि की गणना। तो स्वीकृत ह्रास की राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बात की थी कि संपत्तियों पर ह्रास लगाने के लिए संपत्तियों का जो एक जैसी संपत्तियों का एक समूह बना लिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक समूह है में संपत्तियों का अपलिखित मूल्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गत वर्ष के प्रारंभ में समूह की संपत्तियों का अपलिखित मूल्य लेंगे। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गत वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक समूह की जो संपत्तियां हैं, समूह की जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का अपलिखित मूल्य रिटर्न डाउन वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू हम लेंगे जो कि ओपनिंग बैलेंस होगा। जो संपत्तियां हैं उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू लेंगे। जो प्लांट है, उदाहरण के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट्स ऑफ 50% ब्लॉक। तो गत वर्ष के प्रारंभ में जो समूह है उसकी सभी संपत्तियों की अपलिखित मूल्य हम लेंगे, यानी जो ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स का वो हम लेंगे सबसे पहले। फिर
संबंधित समूह में जोड़ देंगे। अब अगर इस समूह से संबंधित अगर कोई संपत्ति क्रय की गई है गत वर्ष में, तो उस क्रय की गई संपत्ति की लागत को हम इन संपत्तियों में जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। ऐड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्लांट्स। तो जो खरीदने की लागत है, क्रय की लागत है संपत्ति की, तो उसको संबंधित समूह में जोड़ देंगे उस लागत। अब अगर इस समूह में से अगर गत वर्ष में कोई संपत्ति बेची गई है, तो उस विक्रय की गई संपत्तियों की राशि हम घटा देंगे। गत वर्ष में एक चीज यहां ध्यान रखनी है कि हम क्रय की गई संपत्तियों की लागत हम जोड़ते हैं संबंधित समूह में, लेकिन जो संपत्ति क्रय की गई है उसका गत वर्ष में व्यवसाय में प्रयोग होना चाहिए। जो संपत्ति क्रय की गई है उसका गत वर्ष में व्यवसाय में प्रयोग होना चाहिए। अगर किसी संपत्ति का गत वर्ष में प्रयोग नहीं हुआ है व्यवसाय में, तो हम उस संपत्ति के संबंध में राशि की कटौती नहीं देते हैं। तो ऐसी संपत्ति जो गत वर्ष में क्रय की गई है, उस संपत्ति का गत वर्ष में प्रयोग होना चाहिए। चाहे ऐसा प्रयोग सक्रिय हो या फिर निष्क्रिय हो, किसी प्रकार का प्रयोग हो, लेकिन उस संपत्ति का प्रयोग होना चाहिए, तभी हम उस संपत्ति को उस संपत्ति के संबंधित समूह में जोड़ते हैं। अब गत वर्ष में बेची गई संपत्ति की राशि घटा देते हैं। तो अगर इस समूह में से अगर कोई संपत्ति अगर बेची गई है, तो उसकी राशि हम घटा देंगे। सेल प्रोसीड ऑफ प्लांट, ये हम घटा देंगे। अब जब संपत्तियों का विक्रय किया जाता है, गत वर्ष में अगर किसी समूह की संपत्तियों का विक्रय किया जाता है, तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि समूह है कि सभी संपत्तियों का विक्रय कर दिया गया। ऐसा हो सकता है कि जब ये विक्रय किया गया, संपत्तियां बेची गई है गत वर्ष में, तो ऐसा हो सकता है कि जो सारे समूह की सभी संपत्तियां गत वर्ष में बेच दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब समूह की सभी संपत्तियों का विक्रय कर दिया जाएगा, तो दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। निम्नलिखित, तो निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होंगी जब समूह की सभी संपत्तियों का विक्रय कर दिया गया हो, सभी संपत्तियों का विक्रय कर दिया गया हो, तो निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होंगी। एक तो ऋणात्मक राशि शेष रहे। संपत्तियों का कुल मूल्य यह है इस समूह का, और इस समूह की सारी संपत्तियां अगर बेच दी जाती हैं, तो अगर समूह की जो लागत है, लागत मूल्य है, उस लागत से अगर ये विक्रय मूल्य अधिक हो, तो जब सारी संपत्तियां बेची जा रही है समूह की, तो अगर विक्रय मूल्य अधिक हो, तो क्या होगा कि ये जो शेष आएगा ये ऋणात्मक होगा। मान लीजिए कि 100 रुपए लागत की सभी संपत्तियों की समूह की, और जब इन सभी संपत्तियों को बेचा गया, तो इन संपत्तियों को 110 रुपए में बेच दिया गया, तो जो शेष आएगा वो ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा। 110 में से जब 100 माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा। तो अगर जब सभी संपत्तियों का विक्रय कर दिया और सभी संपत्तियों का विक्रय कर दिया, तो जो शेष बचा वो अगर ऋणात्मक है, इसका मतलब यह है कि संपत्तियों को उनकी लागत से अधिक मूल्य पर बेचा गया है, यानी लाभ हुआ है। तो अगर ऋणात्मक शेष है तो वो अल्पकालिक
पर किसी प्रकार का ह्रास नहीं लगाया जाएगा और जो शेष राशि है वो ऋणात्मक शेष की राशि अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजी लाभ के संबंध में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स, और अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो प्रकार के पूंजी लाभ होते हैं, और जिन संपत्तियों पर ह्रास लगता है उन पर अगर कोई लाभ कमाया जाता है तो वो अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। तो ये जो ऋणात्मक शेष बचा है यहाँ पर, उस पर किसी प्रकार का ह्रास नहीं लगाया जाएगा और वो जो शेष की राशि है वो अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाएगी। दूसरा, धनात्मक राशि शेष है। अब ऐसा भी हो सकता है कि समूह की लागत 100 रुपए थी और जब इन सभी संपत्तियों को बेचा गया, समूह की सभी संपत्तियों को जब बेचा गया तो इन संपत्तियों को का विक्रय मूल्य था 90 रुपए, और जब 90 रुपए में बेचा तो जो शेष राशि बची है संपत्तियों के समूह की, वो राशि धनात्मक है, प्लस में है, पॉजिटिव है। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो अल्पकालीन पूंजी हानि कहलाता है। 100 रुपए की संपत्तियां थी और जब बेचा तो 90 रुपए में बिकी, तो ये जो 10 रुपए शेष बचा है ये हानि है, ये अल्पकालीन हानि कहलाएगी। इस शेष पर किसी प्रकार का ह्रास नहीं लगाया जाएगा क्योंकि संपत्तियों की सभी संपत्तियां, समूह की सभी संपत्तियां बेच दी गई है। ह्रास लगाने के लिए, ह्रास की कटौती देने के लिए संपत्तियों को भौतिक रूप से उपस्थित होना, व्यवसाय में उपस्थित होना आवश्यक है, वो मौजूद होनी आवश्यक है। लेकिन जब समूह की सभी संपत्तियां बेच दी गई हैं तो इन पर किसी प्रकार का, शेष राशि पर किसी भी प्रकार का ह्रास नहीं लगाया जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा। ये जो शेष राशि बची है ये या तो अल्पकालीन पूंजी लाभ होगी या फिर अल्पकालीन पूंजी हानि होगी। अब हम बात करते हैं समूह है कुछ संपत्ति का विक्रय किया गया। एक दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जो ये समूह था, इस समूह में कुछ संपत्तियां, जो समूह में जो संपत्तियां थी उन संपत्तियों में से कुछ संपत्तियों को का विक्रय कर दिया गया हो गत वर्ष में, और कुछ संपत्तियां व्यवसाय में अभी भी मौजूद हो। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसमें भी दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऋणात्मक राशि शेष रहे। अगर संपत्तियों के समूह में से कुछ संपत्तियां विक्रय की जाती हैं और इन संपत्तियों को विक्रय करने के बाद जो है ऋणात्मक राशि शेष है, यानी कि मान लीजिए इस समूह में 2 या 2 से अधिक संपत्तियां थी और उनकी कुल लागत थी 100 रुपए, और इन संपत्तियों में से कोई एक संपत्ति बेच दी गई जो 110 रुपए में बेची गई। तो जब 100 रुपए की लागत की समूह की संपत्तियां थी और कोई संपत्ति बेची गई 110 रुपए में, तो इस समूह में जो है शेष राशि रहेगी ऋणात्मक, यानी इसका नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो जब संपत्तियों के समूह में से कुछ संपत्तियों को बेचा जाए और बेचने के बाद जब उसका सेल प्रोसीड घटाने के बाद जो राशि अगर ऋणात्मक आए तो ऐसी राशि पर किसी प्रकार का ह्रास नहीं लगाया जाएगा और ये जो राशि है ये अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाएगी। अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। समूह में कुल मिलाकर 100 रुपए की संपत्ति थी और उसमें से कुछ संपत्ति 110 रुपए में बेच दी गई, तो इसका मतलब इस समूह पर लाभ कमा लिया गया, 10 रुपए का लाभ कमाया गया है और ये जो लाभ है ये अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है और इस 10 रुपए पर फिर किसी प्रकार की राशि कटौती नहीं दी जाती। अब दूसरी स्थिति यहां पर हो सकती है कि समूह में से कुछ संपत्तियां बेच दी जाए और जो राशि जो शेष बचती है बेचने के बाद समूह की राशि वो धनात्मक हो, धनात्मक राशि शेष रहे, वो जो प्लस में आए उसका बैलेंस जो है पॉजिटिव बैलेंस हो। अगर धनात्मक राशि शेष रहती है, मान लीजिए कि समूह में 100 रुपए की संपत्तियां थी और इस समूह में से कुछ संपत्तियां बेच दी गई
60 रुपए में संपत्तियां बेची गई और कुछ संपत्तियां अभी भी बाकी है और जो शेष है वो आ रहा है धनात्मक आ रहा है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 40 रुपए आ रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में जो धनात्मक राशि शेष है, स्थिति क्या है, समूह की केवल कुछ संपत्तियां बेची जाए। अगर हम संक्षेप में समझें इस सारी बात को, तो ह्रास की कटौती कब की जाएगी, जब समूह की केवल कुछ संपत्तियां बेची जाए, यानी कि सभी संपत्तियों का विक्रय नहीं हो, कुछ संपत्तियां व्यवसाय में भौतिक रूप से मौजूद हो और जो समूह है उसकी राशि का शेष धनात्मक हो। सारांश में दो कंडीशन, दो शर्तों की पूरी होने पर ही जो है ह्रास की कटौती स्वीकार की जाएगी। एक तो समूह में कुछ संपत्तियां व्यवसाय में भौतिक रूप से मौजूद हो, यानी कि सभी संपत्तियों का विक्रय नहीं हुआ हो, और दूसरा उस समूह का जो शेष है वो धनात्मक, तभी जो है ह्रास की कटौती दी जाती है। ह्रास की कटौती दी जाएगी। अब ह्रास की कटौती देने के लिए हमको एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो धनात्मक शेष आया है उस पर किस दर से ह्रास स्वीकृत किया जाएगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा, यदि समूह का शेष धनात्मक हो, यदि समूह का शेष धनात्मक हो तो गत वर्ष में कोई भी संपत्ति क्रय नहीं की गई। अगर समूह का शेष धनात्मक है और गत वर्ष में कोई भी संपत्ति क्रय नहीं की गई है तो सामान्य ह्रास दर से कटौती दी जाएगी। अगर समूह का शेष धनात्मक है और गत वर्ष में कोई भी संपत्ति नहीं खरीदी गई है तो इस शेष पर सामान्य ह्रास दर से जो है ह्रास की कटौती दी जाएगी। अब दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि समूह का शेष धनात्मक है, समूह का शेष धनात्मक है, लेकिन गत वर्ष में नई संपत्ति क्रय एवं प्रयोग की गई हो तथा धनात्मक शेष की राशि क्रय की गई हो, क्रय की गई संपत्ति की राशि से अधिक। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि गत वर्ष में कोई नई संपत्ति क्रय एवं प्रयोग की गई हो तथा धनात्मक शेष की राशि क्रय की गई संपत्ति की राशि से अधिक हो। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसको हम समझते हैं। नई संपत्ति खरीदी एवं गत वर्ष में नई संपत्ति खरीदी एवं प्रयोग की गई तथा गत वर्ष में नई संपत्ति क्रय की गई हो तथा समूह के धनात्मक शेष की राशि क्रय की गई संपत्ति की राशि से अधिक, क्रय की गई संपत्ति की लागत से अधिक, यानी कि जो धनात्मक शेष है, इस धनात्मक शेष में दो राशियां में सम्मिलित है। जो ये धनात्मक शेष आया है समूह का, जो राशि है समूह की,
समूह का जो धनात्मक शेष है उसमें अब दो राशियां सम्मिलित है, नई संपत्ति की लागत और पुरानी संपत्तियों का अपलिखित मूल्य। ये जो समूह का धनात्मक शेष आया है इसमें दो प्रकार की राशियां सम्मिलित है। अगर गत वर्ष में कोई नई संपत्ति खरीदी गई है और प्रयोग की गई है और समूह का जो धनात्मक शेष है उस नई क्रय की गई संपत्ति की लागत से अधिक है, तब इस धनात्मक शेष में दो प्रकार की राशियां सम्मिलित है, एक तो नई संपत्ति की लागत और दूसरा पुरानी संपत्तियों का अपलिखित मूल्य। तो पुरानी संपत्तियों के अपलिखित मूल्य पर सामान्य ह्रास दर से कटौती दे दी जाएगी। सामान्य ह्रास दर, तो ये जो पुरानी संपत्तियों का अपलिखित मूल्य की जो राशि है उस राशि पर सामान्य ह्रास दर से कटौती दे दी जाएगी। लेकिन जो ये नई संपत्ति की लागत है इस पर हमको देखना पड़ेगा कि 180 दिन से कम दिनों के लिए प्रयोग हुआ। अगर इस नई संपत्ति का प्रयोग जो गत वर्ष में खरीदी गई है और समूह में सम्मिलित है और धनात्मक शेष की राशि में भी सम्मिलित है, तो इस नई संपत्ति की लागत पर अगर इस नई संपत्ति का प्रयोग गत वर्ष में 180 दिन से कम दिनों के लिए अगर प्रयोग हुआ हो तो फिर इस संपत्ति पर सामान्य ह्रास दर का 50% कटौती स्वीकृत होगी। अगर ये जो नई संपत्ति है इस नई संपत्ति का प्रयोग गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुआ हो तो फिर सामान्य ह्रास दर का की 50% कटौती स्वीकृत होगी। और अगर इस नई संपत्ति का प्रयोग गत वर्ष में 180 दिन या 180 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रयोग हुआ हो तो फिर जो सामान्य ह्रास दर है उसका पूरी दर से जो है ह्रास की स्वीकृति दे दी जाएगी, ह्रास की कटौती की जाएगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।